नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अब हम शुरू करेंगे बालाजी प्रकाशन की गणित का अध्याय 5 बहुपद तथा उनके गुणनखंड। ठीक है, तो ये वीडियो जो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस वीडियो में हम बताएंगे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद पूरी की पूरी जो एक्सरसाइजेस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, इसके पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलो डाल लेते हैं बहुपद तथा उनके गुणनखंड। ये कक्षा 9 है। ठीक है, कक्षा 9 की बालाजी प्रकाशन का, यानी बहुपद का इंग्लिश वर्जन होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एंड दियर फैक्टर्स। ठीक, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये बहुपद क्या होता है। ठीक है, और उनके गुणनखंड। तो बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम जानेंगे और बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बहुपद। ठीक है ना, हम इधर लिखते हैं बहुपद। जैसा कि नाम से क्लियर है, बहुपद। देखिए शब्द, ये जो बहुपद है, ये हमारा जो बहुपद है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी बहु और ये पद। तो ये जो बहु है, इसका अर्थ होता है बहुत, और पद तो पद है ही। ठीक है ना, यानी बहुत सारे पद। जब किसी विधि व्यंजक में बहुत सारे पद हों तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसी को सेम हम इंग्लिश में यदि देखें, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पॉलिनोमियल ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, और नोमियल का अर्थ होता है टर्म्स। ठीक है, यानी मैनी टर्म्स। जहाँ भी मैनी टर्म्स मिल जाए वो क्या है? पॉलिनोमियल है। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करें तो हमें मैनी टर्म्स यानी बहुत सारे पद कहाँ मिलेंगे? बहुपद में मिलेंगे, इसलिए वो हो गया बहुपद। तो इसको यदि हम परिभाषा कहें तो एक पद कहाँ मिलेंगे? व्यंजक में। ठीक है ना, तो परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ऐसा बीजी व्यंजक, एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें या जिसके चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या, या हम कह सकते हैं पहले जो इसकी भाषा में आपको मिलेगा वो मिलेगा ऋणेतर पूर्णांक। ठीक, ये हम अपने शब्दों में कहें ऋणेतर पूर्णांक, ये क्या होता है? तो इसको कहा जाता है नॉन नेगेटिव। इंग्लिश में अच्छे से समझ में आ जाता है, नॉन नेगेटिव, यानी जिसके साथ कोई नेगेटिव पावर ना हो। ठीक है, नेगेटिव ना हो, उसको कहा जाता है ऋणेतर। ठीक है, यानी एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की प्रत्येक घात ऋणेतर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर। ठीक है, हो, या इसी को हम कह सकते हैं, या
पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा हमारा बहुपद। बहुपद होगा, ठीक है ना। बहुपद क्या होगा, यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की प्रत्येक घात एक ऋणेतर पूर्णांक यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो या पूर्ण संख्या हो। यानी यही पूर्ण संख्याएं जितने भी हैं वो सारे के सारे हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है सब, ये फिर इनसे जो बनेगा वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो मान लो ये बात क्लियर हुई, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ शब्द आए कि व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, तब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हालांकि इसका एग्जाम्पल हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लो इधर हमने लिखा 3x² + 2x + 3। ठीक है ना, ये क्या हो गया, बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चर देखें, चर हमारा क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर चर की घात 1 है और यहाँ पर है, यानी चर का घात हमें चर ही नज़र नहीं आ रहा, इसका अर्थ है चर की घात होगी 0। ठीक है, 0 कैसे होगी, ये मान के चलिए यहाँ पर लिखा होगा x की घात 0, और कहीं भी यदि हमें पता है 8⁻0 है तो उसका मान होता है हमेशा 1। यानी ए हमारा कोई भी एक चर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, x होगा, नहीं 1 होगा, और 1 का यदि हम 3 में गुणा कराएंगे तो वो 3 ही आएगा। ठीक, तो ये चीज़ अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए केवल इतना लिखा। तो अब देखिए ये हो गया। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो चलिए देखिए, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये क्या होता है, देखिए इसमें हमें कोई भी व्यंजक होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्लस मिलेगा, यानी चरों के बीच में कहीं ना कहीं हमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल ये ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना, तो वो कहलाता है, उनका जो संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है बीजीय व्यंजक। ठीक, तो हम कह सकते हैं चर कामा अचर, ठीक है, के योग कामा गुणा भाग वा घटाओ के संयोग से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक, ये चीज़ इतनी समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी और हम देखते हैं थोड़ा मार्कर चेंज करके। तो चलिए अब देखते हैं, जैसे अब हमने लिखा 3, ये 3 क्या है, एक अचर है। ठीक है, पता होगा 3, अब हमने x, अब भी देखो इनके बीच में कुछ नहीं है, हालांकि ये भी एक व्यंजक है। ठीक है, अब चर है अचर है, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो एक व्यंजक बन गया। अब यदि इसके बीच में हम प्लस लगा दें, लिख दें
2x। ठीक है, तो देखो जोड़ आ गया तो भी व्यंजक बना। अगर इसी तरीके से हम लिख दें 3x² माइनस 3x, अब ये घटाव आ गया तो भी व्यंजक है। अब √2x + 1 तो भी व्यंजक है। अब हम लिख दें 1/2 √x तो भी व्यंजक है। ठीक है, और केवल यदि ऐसे भी लिख दें √3x² या कुछ भी, तो भी ये क्या है, ये व्यंजक के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इसमें और बहुपद में बस एक अंतर होता है, जैसे ये बहुपद हो जाएगा, ये बहुपद होगा, जबकि ये भी बहुपद होगा, और जबकि ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ पर हम चर की घात देखेंगे तो √ लगा है, इसकी घात हो जाएगी 1/2। ये एक पूर्ण संख्या या नॉन ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है ना, पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूरा अंक, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की प्रत्येक घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक जैसे यहाँ पर हमने देखा, अगर x की घात 2 है, पूरी घात है, यहाँ पर x की घात 1 है, और यहाँ पर 0 है। ठीक, तो ये बहुपद हुआ। ठीक, और यदि कुछ जानना है तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, बीजीय व्यंजक भी हमें पता चला। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो अब देखते हैं बहुपदों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इनके टाइप हम किस तरीके से देखेंगे, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। अब इनके टाइप हम 2 प्रकार से निकालेंगे, एक घातों के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, ठीक है ना, बेसिस ऑन दी टर्म्स। ठीक, पदों के आधार पर यानी बेसिस ऑन द टर्म्स। ठीक, तो अब देखो सबसे पहला पद क्या होगा, एक पद आएगा। ठीक है, एक पद यानी एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ठीक, अब एक पदी, देखिए इंग्लिश भी सीखते चलिए हमारे साथ। एक काउंटिंग में यदि एक है तो उसको कहा जाता है मोनो। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे मोनो। अब देखिए अगर मोनो और इसी में नोमियल जोड़ दें तो ऐसा नहीं कि मोनोनोमियल कहा जाए, नहीं, मोनोमियल। ठीक, क्योंकि मोनो और नोमियल इसी से बन जाएगा ना, तो मोनोमियल कह दिया जाता है एक पदी बहुपद को। ठीक है, एक पदी बहुपद। अब अगर नाम से क्लियर है, एक पदी यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक, अब मोनो का मीनिंग होता है सिंगल वन, और नोमियल तो हमें पता है टर्म होता है, पद होता है, तो यानी एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो। ठीक, एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम देखेंगे, चलो लिखा 3x, एक पद है केवल। ठीक है, पद हम कहाँ से गिनते हैं, यदि उनके चर और अचर के बीच में या दो चरों के बीच में घातें चाहे जितनी हो, नो प्रॉब्लम, उनमें कहीं प्लस माइनस का साइन है, यदि प्लस माइनस का साइन है
तो वहाँ से गिना जाएगा पद। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस तो है नहीं, तो ये हुआ एक पदी। ठीक, तो ये बात क्लियर रखिए, घाते चाहे जितनी लगा दें नो प्रॉब्लम। ठीक है, आशा ये चीज़ क्लियर। अब अगला देखेंगे द्विपदी। द्विपदी बहुपद, इसको कहा जाता है बायनोमियल। ठीक, बायनोमियल। अब यहाँ पर भी देखो, अगर हम नाम से क्लियर है, द्वि का मीनिंग होता है दो, और पदी, ठीक, यानी दो पदों वाला बहुपद। तो हम कह सकते हैं जिसमें केवल दो पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, द्विपदी बहुपद कहलाता, ठीक, द्विपदी बहुपद कहलाता है। तो देखिए जैसे, अच्छा इसमें भी देखो हम थोड़ा बता देते हैं, कहीं भी तुम्हें बी आई बाय मिल जाए, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन बाय हो, तो उसका मीनिंग होता है दो। ठीक, तो बायनोमियल इट मीन्स दो चरों वाला, यानी दो पदों वाला। ठीक है, बायनोमियल दो पदों वाला। ठीक, जैसे हमने लिखा 3x² + 2, दो पद हैं, एक 3x² और एक ये दो पद हैं, बीच में प्लस है। हमें पता है कि प्लस माइनस हो तो उनसे पदों का ज्ञान होता है, यानी पदों का बोध होता है, कि पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक एक पद और ये दूसरा पद है। ठीक, कॉमन और 3x² - 2, ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो ये चीज़ समझ में आ गई। देखते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर त्रिपदी क्या होता है? तो देखो, जैसा कि हमें पता है हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में त्रि का मीनिंग होता है तीन, और पद तो पद हैं ही, बहुपद पहले पता कर चुके। अब इंग्लिश में TRI कहीं भी ट्राई मिल जाए तो समझ लीजिए इसका अर्थ होता है 3। ठीक है ना, तो ये जो रूट है इतना, यानी प्रफिक्स, ये मान के चलिए हिंदी और संस्कृत रूट से ही इंग्लिश में लिया गया है ट्राई। कहीं भी चाहे हिंदी इंग्लिश में देखिए दोनों में सेम होता है। तो ट्राइनोमियल यानी जिसमें कितने पद हों? 3 पद हों, जिसमें 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए जैसे हमने लिखा 3x² + 2x + 3, 3 पद हो गए। देखो, एक बीच में प्लस है, 2 फिर प्लस है, 3। ठीक, कामा हमने लिखा x² - 2x - 3, 1 2 3 पद है, त्रिपदी हो गए। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो अब देखेंगे हम घातों के आधार पर, इसी तरीके से और भी पद होंगे। ठीक है, चले जाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ समझना है हमें कि जितने पद हैं वो उतने पदों वाला बहुपद। ठीक, तो अब देखते हैं इसके आगे। तो अब देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद। ठीक है ना, अभी हमने देखा पदों के आधार पर, अब देखेंगे घातों के आधार पर। तो पहले आता है एक घात वाला बहुपद। तो जिसमें एक घात होता है उसको कहते हैं हम रैखिक। नंबर 1 रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, ये क्या होता है? तो देखिए लीनियर का अर्थ होता है लाइन, ठीक है, लाइन वाला, जिसमें लाइन बन जाए। तो इसका अर्थ लाइन किस में बनती है? जिसमें हमें पता है, जिसमें केवल एक चर हो। चर की घात एक हो, चर की घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। यानी हमें क्या मेन चीज पता करना है कि चर की घात एक हो। अब देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जैसे हमने लिखा 3x + 2। अब देखो चर की मैक्सिमम घात कितनी है? एक है ना। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। और हमें ये पता है बहुपद की घात जो होती है हमेशा पूर्ण संख्या में होती हैं, पूर्ण संख्या से हटके तो हो नहीं सकती। तो अधिकतम घात कितनी रहेगी? एक, जिसमें केवल चर की घात एक हो। या हम ऐसा कह सकते जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, ठीक है ना, चर की अधिकतम घात एक हो, जिसमें केवल चर की घात एक हो, रैखिक बहुपद। चलो ये भी चल जाएगा, या ऐसे ध्यान रखिए चर की अधिकतम घात एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जो अगर हम ग्राफ पर शो करें तो एक रेखा बना दे सीधी सी, ठीक है ना, रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं नंबर 2 में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये क्या होगा? हम कह सकते हैं जिसमें चर की घात 2 हो, ठीक है, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। अब देखिए जैसे हमने लिखा x² + 2x + 3, घात अधिकतम कितनी है? 2 है, यानी 2 घात होना ही चाहिए, ये अनिवार्य कंपलसरी है। तो वो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है ना। पद चाहे जितने हो डजेंट मैटर, बट मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो ये द्विघात बहुपद हुआ, ठीक। अब देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी त्रिघात को कहा जाता है इंग्लिश में क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन की शायद स्पेलिंग हम पहले भी कहीं गलत लिख गए हैं, ठीक है। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन, तो इसमें क्या होगा? क्यूबिक इसका नाम क्यों पड़ा भाई? अगर हम क्यूब को उठाकर देखें तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं ना, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो इसमें भी 3 घात है, तो 3 चीज़ें होंगी, यानी 3 घात होंगी, तो क्यूबिक कहा गया इसलिए, ठीक है ना, एक्सप्रेशन। तो जिसमें क्या होगा? चर की घात 3 हो, त्रिघात बहुपद होता है, ठीक। बहुपद
होता है। ठीक, जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की एग्जैक्टली घात कितनी होगी, 3 होगी, त्रिघात बहुपद होगा। ध्यान रखिए, जैसे तो देखते हैं भाई, अगर हम लिख दें 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या हो गया, अधिकतम घात हम देखेंगे चर सबका x है ना, यानी x चर में एक बहुपद है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 3, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। इसी प्रकार से चतुर्घात होगा, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, तो वो भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि हमें 3 पावर तक पढ़ना है, डिवाइड में आगे भी आएगा, ठीक है, तो उसको डिफाइन करना कोई बड़ा काम नहीं, इसी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे बहुपद होता है, उसका मानक रूप क्या होता है, ठीक है ना, मानक रूप ये जानना। तो बहुपद का मानक रूप कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लेता है, या 1 नंबर वाले क्वेश्चन में कि बहुपद का मानक रूप लिखिए, ठीक है ना। तो इसका मानक रूप क्या होता है, तो देखिए, यदि जो भी है बहुपद को यदि हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, आरोही या अवरोही क्रम में, तो वही बहुपद का मानक रूप होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक, यानी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमने एक बहुपद लिखा 3x² प्लस, पावर और चलो बढ़ा देते हैं, 3x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 3x², ठीक है, प्लस का 1 माइनस x। अभी देख रहे हैं ना, ऑर्डर में नहीं है, तो इसको मानक रूप नहीं कहेंगे। तो अब इसका जो पहला मानक रूप बनेगा, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है ना, वो क्या होगा, आरोही क्रम। देखिए होता क्या है, हम यहीं थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं और बीजगणित में, तो उसमें पावर देखते हैं, घात किसकी, घातों के बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं। तो आरोही क्रम होगा, सबसे पहले इसकी घात, यानी ये अचर पद है, तो अचर पद पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर घात क्या होगी, 0 होगी, तभी तो 1 आया होगा, ठीक है ना। तो 1 के बाद फिर इससे बड़ी घात क्या है, 0 से बड़ी घात, इसकी 1 घात होगी, तो ये माइनस का x आएगा, ठीक। फिर इससे, अच्छा 2x ये भी लिखे हैं, ठीक है ना। तो चलो कुछ भी कहते हैं, इसको चलो हटा ही दे रहे हैं, ठीक है ना, हटा दिया, +1 तक ही रखा है। तो ये 2x है ना, तो ये प्लस का आ जाएगा 2x, ठीक। अब इससे फिर देखो, इधर ये दिया, क्रम से नहीं दिया, फिर 1 से बड़ी घात क्या है, 2, तो प्लस का 3x², फिर तब आएगा प्लस का 3x³ प्लस आएगा तब 3x⁴। ये हो गया आरोही क्रम में, और एक मानक रूप ये बना हमारा। इसी प्रकार से अवरोही क्रम में देख लेते हैं। अवरोही क्रम में ये भी एक मानक रूप ही है, ठीक। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे,
बड़े घात से छोटे घात की ओर जाएंगे। तो बड़ी घात क्या है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 3x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x और ये प्लस का 1, ये हो जाएगा। तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप, याद रखिए, ठीक है ना। तो हम इसको अलग फॉर्म में भी ax² प्लस या ax⁴ प्लस या कुछ भी हम ax² प्लस bx प्लस c कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद के इस तरीके से हो जाते हैं मानक रूप। अब आगे कुछ चीज़ें और बचती हैं, जैसे बहुपद की घात क्या होती है, चलो इसको भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। बहुपद की घात यानी एक्सपोनेंस या पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हम जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और भले एक एक नंबर के हों तो क्या हुआ, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल एक लिख रहे हैं, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर बहुपद की घात यानी चर में, यानी बहुपद जो की घात वो होती है, यानी चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होती है। तो हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, चरों की, यहाँ पर घात अधिकतम 2 है तो 2 बहुपद की घात हो जाएगी। तो देखिए हम लिख सकते हैं चर यानी चरों लिखिए, ठीक है, चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, ठीक। यानी चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये देखिए जैसे 3x², तो यहाँ घात कितनी होगी, 3x² प्लस 2x प्लस 3, यानी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो घात बराबर हम कह सकते हैं 2, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखें 3x³ प्लस x⁴ प्लस 2, तो यहाँ घात कितनी होगी, हम कह सकते हैं घात बराबर 3। अच्छा चर देखिए, चर x है, ठीक। एक अगला और लिख लेते हैं, चलो ax³ प्लस bx² प्लस चलो मान लेते हैं 3abc। तो यहाँ बहुपद की घात यानी x चर है, तो घात बराबर हम कह सकते हैं 3। अधिकतम घात कितनी देखी, 3। abc ये क्या होगा, ये हो गए हमारे गुणांक, ठीक है। तो इनको नहीं गिना जाता, घात हमेशा चरों की गिनी जाती है। यानी यहाँ पर देखो इसके भी 7x है, इसके भी 7x है, और इसी में घातें लगी हैं, और ये a b और c ये इनके साथ तो कुछ है ना, तो ये हो गए गुणांक, ठीक है। अब गुणांक में कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, ठीक, ये चर हुआ। अब अगर हम इसी तरीके से देखें, देखो x² प्लस y² प्लस 3xyz। अब यहाँ पर चर की घात क्या होगी, यानी बहुपद की घात क्या होगी। तो देखिए बड़ा ही मतलब कंफ्यूजिंग करने वाला है ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ घात क्या होगी, तो देखो ये इसकी भी, ये भी एक चर है, चर की घात 2 है, तो 2 इसकी भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, तो क्या घात 2 होगी, तो ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन ऐसे में ये गलत होगा। हम यहाँ पर देखेंगे, देखो ये तो एक पद हो गया, दूसरा पद होगा, इनके बीच तो घात मैक्सिमम 2 ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा तो पद 1 है ना,
जब घात की बात करेंगे तो 1 1 2 इनकी तीनों घातें जुड़ जाएंगी, यानी घात बराबर हो जाएगी 1 + 1 + 1 = 3, क्योंकि ये गुणा में लिखे हैं। अगर प्लस माइनस में लिखे होते तो घात फिर इनमें से हम देखते मैक्सिमम क्या है, लेकिन ये जब गुणा में लिखे हों, ठीक है, और चर हों तो घात वो क्या बनेगी, उनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ठीक, कुछ और चीज़ें बची हैं तो बता देंगे क्या बचा है। हाँ, चर अचर, तो इनको मौखिक रूप से समझ लीजिए। देखिए चर क्या होता है, चर को ऐसे समझिए, चर कुछ भी हो सकता है ना, हमेशा एक साथ तो रहता नहीं, बदलता रहता है। तो चर वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, कुछ वो राशियां होती हैं जिनका मान एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है, कभी आज ये है तो दूसरा कल वो होगा। और अचर, अचर में हमेशा तुम्हारी वास्तविक संख्याएं ही आएंगी, कोई भी हो, ठीक है ना, वो अचर होते हैं। तो इतना सिंपल सा है, याद रखिए, या ये इतना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिए, तो हम वो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग से अच्छे से। और ठीक है, आज तो ये लाइव क्लास में हमारा पहला वीडियो है, यानी ऑनलाइन क्लास में, जो कि मैं बोर्ड पर पढ़ाते हुए नज़र आ रहा हूँ। इसके पहले शायद मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ाता रहा हूँ इस तरीके की क्लासेस में, आज पहली बार पढ़ाया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो उसको आप इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, तो उसका हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक्सरसाइज लेकर के, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th की बालाजी पब्लिकेशन से। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।